Hello student, myself Rajnish and today I discuss about the last topic of AC alternating current. This is chapters number 7 of the alternating current of class 12 physics. तो ये ना अपने पास लास्ट टॉपिक बच जाएगा ट्रांसफार्मर। मैंने पूरे इस चैनल पे ना काफ़ी अच्छा कंटेंट अवेलेबल कर रखा है अल्टरनेटिंग करंट का। आप जाके देखोगे ना तो रियलाइज़ करोगे कि इससे अच्छा अल्टरनेटिंग करंट कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आई गारंटीड। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जाके आप पूरे प्लेलिस्ट में देखो। अल्टरनेटिंग करंट के प्लेलिस्ट पे पूरा का पूरा वीडियो देख जाओ। ये 7th लेक्चर होगा और 6 लेक्चर अपलोडेड है, ठीक ना। काफ़ी मैंने अच्छा बताया है, इससे अच्छा कहीं भी अवेलेबल नहीं है, गारंटी, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप एक बार जाके देखो। ट्रांसफार्मर अगर देखोगे तो फॉर द मैनी पर्पस इट इज़ नेसेसरी टू चेंज और द ट्रांसफॉर एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम वन एंड अदर द ग्रेटर एंड द स्मॉलर वैल्यू। ये क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक तरह का मेरे पास क्या है ना, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर ना सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें अपने पास प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर ले तो मेरे पास क्या है ना, ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। ये ना एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ये नहीं कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में, ये कोई जनरेटर या मोटर की तरह नहीं काम करता है। ना ही यहाँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है। यहाँ पे अपने पास सिंपल क्या होता है, ये पावर का ट्रांसफ़र होता है। ये डिवाइस क्या करता है, सिंपल क्या करता है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक से वन टू अनदर ग्रेटर या स्मॉलर वैल्यू में, या तो ये हायर थ्रू, ये अगर V1 का वैल्यू कभी तो ये स्टेप डाउन कर सकता है, ये स्टेप अप कर सकता है। V1 का वोल्टेज कभी V2 से ग्रेटर हो सकता है या V2 का वैल्यू V1 से ग्रेटर हो सकता है। ये स्मॉलर कर सकता है वैल्यू को या ग्रेटर कर सकता है। दिस इज डन बाय द ट्रांसफॉर्मर बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, जो चैप्टर 6 में काफ़ी अच्छा मैंने बताया म्यूचुअल इंडक्शन, वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो आप जाके मेरे चैनल्स पे ना एक बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन का ना, मैं एक बेसिक बता रखा, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन बताया, उस पर जाके देखोगे तो मैंने काफ़ी अच्छा बताया। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शंस मैंने एक नेक्स्ट लेवल पे बताया, वहाँ से भी कवर कर सकते हो डीप में पढ़ना है तो। अदरवाइज़ मैं उस मॉड्यूल को भी अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में, ठीक है। अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ द कॉइल दैट इज इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। देखो इसको इंसुलेटेड करने के लिए ना N1 और N2 के टर्न्स को ना इक्वल टू 1 1 लेते हैं फॉर द आइसोलेशंस, ठीक है। तो ये अपने पास लिखा होगा यहाँ पे, द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ कॉइल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये अपने पास ना, ये ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, और दोनों वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन हमको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इंसुलेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है ना, एक दूसरे से आइसोलेशंस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक आइसोलेशन प्रोवाइड होता है। इस सॉफ्ट आयरन कोर का इधर ऑन द टॉप ऑफ द अदर, दे वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर और दे ऑन द टॉप ऑफ द अदर एंड अदर द फिगर द सेपरेट लिम्स। एक तो होता है मेरे पास सेपरेट लिम्स, ये अपने पास ये सेपरेट लिम्स वाला हो गया, ठीक है। देखो अपने पास और सेपरेट लिम्स ऑफ द कोर एंड वन ऑफ द प्राइमरी एंड प्राइमरी टर्न्स। ये अपने पास वन ऑफ द कॉइल इज प्राइमरी टर्न्स एंड अदर कॉइल इज सेकेंडरी टर्न्स, दैट इज कॉल्ड NS। तो ये NP दैट इज प्राइमरी टर्न्स और ये तुम्हारे पास NS दैट इज सेकेंडरी टर्न्स। ये तुम्हारे पास कोर हो गया सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर हो गया। हम इस तरीके से भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को लगाते हैं, ठीक ना। तो प्राइमरी कॉइल इज द इनपुट कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल इज द आउटपुट कॉइल। अपने पास ये जो प्राइमरी कॉइल है ये अपने पास कोई सोर्स से कनेक्टिंग हुआ तो ये अपने पास क्या होगा, इनपुट कॉइल की तरह काम करेगा। और ये आउटपुट कॉइल क्योंकि एक लोड के साथ कनेक्टिंग हुआ, कोई ना कोई लोड कनेक्टिंग होगा, ये रसिस्टर, इंडक्टर, कुछ भी हम लोड कनेक्ट कर दे तो देखो ये अरेंजमेंट ऑफ द टू वाइंडिंग, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, द टू कॉइल ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर एंड द टू कॉइल ऑफ द सेपरेट लिम्स ऑफ द कोर। ये अपने पास देखो दोनों कॉइल को सेपरेट लिम्स, ये दोनों कॉइल को ना एक टॉप ऑफ ईच अदर्स अपने पास इस तरीके से क्या किया गया, एक वाइंडिंग किया है, टू कॉइल्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर्स, ठीक है, एक ही लिम्स में। और ये दोनों अलग अलग लिम्स में क्या किया गया, सेपरेट लिम्स में इसको कोर के वाइंडिंग में, सेपरेट लिम्स में क्या किया गया, इसको वाइंडिंग करा रखा है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड इन द प्राइमरी, द रिजल्टिंग करंट इज प्रोड्यूस इन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द सेकेंडरी। यहाँ पे क्या होता है कि फ्लक्स बनाएगा, ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, ये अपना करंट इसमें फ्लो करेगा तो इसमें क्या करेगा, फ्लक्स बनाएगा। वो फ्लक्स क्या करता है, इस कोर के साथ लिंक करता है और इसमें एक इंड्यूस्ड EMF क्रिएट कर देता है, ठीक है, जिसको हम लोग E2 बोलते हैं। और ये अपने पास E1 होता है जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इसका अपना होता है, E1 होता है। इस सब के बारे में आप देखना चाहोगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जाकर देखो, काफ़ी मैंने अच्छा बताया ये सब चीज़ें, ठीक है। तो द EMF इंड्यूस इन द नंबर्स ऑफ टर्न्स, जो कि EMF इंड्यूस होता है तो डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो जो कि कंसिडर आइडियल ट्रांसफार्मर कंसिडर करोगे तो कोई लॉसेस नहीं होगा, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, ऑल द फ्लक्स, जो भी सारे फ्लक्स जो क्रिएट हो रहा है वो इस कोर के साथ लिंक करेंगे और सेकेंडरी का इंड्यूस्ड EMF। तो ये जो तुम्हारे पास फ्लक्स इच टर्न्स इज कोर एट द टाइम ड्यू टू करेंट इज देखो। तो ये क्या है ना, फ्लक्स इन द कोर लिंक्स विद द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो फ्लक्स 5 फ्लक्स जो है ना
वो इन इच टर्न्स इन द कोर एट द टाइम टी द करेंट इन द प्राइमरी वेयर द वोल्टेज वी पी इज अप्लाइड। तो इंड्यूस वोल्टेज क्या हो जाता है, इंड्यूस वोल्टेज एन डी फाई बाई डी टी द चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंड्यूस वोल्टेज इज द सेकेंडरी इज एन एस इज इक्वल टू इंड्यूस टी एम एफ। तो अगर प्राइमरी इस सेकेंडरी में होगा और प्राइमरी में क्या होगा, एन पी द सेकेंड प्राइमरी का टर्न्स और डी फाई बाई डी टी द अल्टरनेटिव फ्लक्स इंड्यूस्ड इज बैक ई एम एफ। अब ये बैक ई एम एफ इससे जो फ्लक्स बना वह फ्लक्स भी तो इसको लिंक करेगा। तो ये फ्लक्स जो बैक ई एम एफ से जो, तो ये जो फ्लक्स बना, ये फ्लक्स इससे जो फ्लक्स बना वह भी तो इसको लिंक करेगा। ये 1 मिनट, यहाँ तक तो रेड कलर से फ्लक्स आ रहा था, अब यहाँ जो फ्लक्स क्रिएट हुआ वह फ्लक्स भी तो इसमें लिंक करेगा। तो यहाँ भी तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। तो ये अपना खुद का भी क्रिएट करा इससे, तो एक म्यूचुअल भी क्रिएट हो रहा है। इफ ई पी इज इक्वल टू वी पी इज वेयर देयर इज नॉट सो एंड द प्राइमरी करेंट इज could be infinite, the primary is has zero resistance, assume the secondary is open circuited, the current is taken so small, the good approximation is ES is equal to VS। तो अपने पास क्या था, जब हम बात करते हैं कि आइडियल कंडीशन हो रहा है ना, और सेकेंडरी सर्किट को ओपन कर लोगे तो करंट क्या हो जाएगा, काफ़ी स्मॉल फ्लो करेगा। तो ES इज इक्वल टू VS हो जाता है, सेकेंडरी EMF इंड्यूस इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज। तो VS इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी एस और प्राइमरी इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो ओवरऑल क्या होता है ना, इक्वेशन जो आके अपने पास आ जाता है VS बाई वी पी, जो प्राइमरी वोल्टेज इज सेकेंडरी वोल्टेज इज सेकेंडरी टर्न्स ये NS इज इक्वल टू NP, और ये इंड्यूस्ड EMF भी जो होता है ना NP प्राइमरी सेकेंडरी, और ये अपने पास इंड्यूस्ड EMF ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू EMF ऑफ प्राइमरी भी होता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें होता है, काफ़ी ईजी है ट्रांसफार्मर, ठीक ना। इसके वीडियोज़ को लंबा ना करते हैं। और नोट द अबव द रिलेशन बिटवीन 3 एजम्पशन दैट इज़ द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड द करंट इज स्मॉल। हम क्या करते हैं, इस सारे नोट अबव द रिलेशन, ये जो रिलेशन आ रहा है इसमें क्या कंसीडर हो रहा है कि लॉसेस नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस एंड द करंट आर स्मॉल, द सेम फ्लक्स बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, वेरी लिटिल फ्लक्स एस्केप्स ऑन द कोर, द सेकेंडरी करंट ओवरऑल 100% इफिशियंसी होता है, नो एनर्जी का लॉसेस होगा। तो क्या होगा, पावर का लॉसेस क्या होगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। मतलब क्या होगा कि पी आई इज इक्वल टू पी वी, पी आई इज इक्वल टू मतलब पावर जो है ना, इनपुट पावर इज इक्वल टू पी आउट, जो इनपुट पावर जो डाले वही पी आउट में आ रहा है। तो मतलब प्राइमरी करंट इज इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट इज इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज अपने पास पावर देगा, और सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज। तो ओवरऑल ये यहाँ पे इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर भी सेम आ जाता है, ठीक ना। सम एनर्जी इज नॉट ऑलवेज लॉस्ट, सो द गुड अप्रोक्सीमेशन द ट्रांसफर हैव एफिशिएंसी मोर देन 90%। तो ये अपने पास ना वेल डिजाइन दैट इज 95%। तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल वही हम बता रहे थे कि आई पी इज इक्वल टू, लेकिन क्या होता है करंट ना, यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, सिर्फ एक दूसरे से क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे आई पी इज इक्वल टू आई एस हो जाता है, ठीक है, ठीक ना। ये अपने पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि करंट इन्वर्सली द आई एंड वी आर बोथ ऑसिलेट्स इज सेम फ्रीक्वेंसी एंड एसी सोर्स, तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ आरएमएस वैल्यू इज कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी। तो ये अपना ट्रांसफार्मर का अगर हम स्टेप डाउन वोल्टेज VS निकालते हैं, अगर सेकेंडरी वोल्टेज निकालोगे तो NS बाई NP, यहाँ से सेकेंडरी वोल्टेज निकालोगे तो NS बाई NP इंटू BP, करंट निकालोगे IS सेकेंडरी करंट निकालोगे तो NP बाई NS इंटू IP, NS बाई NP इंटू सेकेंडरी करंट निकालोगे प्राइमरी करंट, तो ये IS से मल्टीपल होगा, प्राइमरी करंट निकालोगे तो IP IS से मल्टीपल होता, सिंपल। तो ये अपने पास सिर्फ ये पलट जाता, लेकिन ठीक है सेकेंडरी निकालोगे तो NS बाई NP हो जाता, NS बाई NP होगा, NP बाई NS हो जाता, ठीक ना, NP बाई NS हो जाएगा, ठीक ना। तो इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर नंबर्स ऑफ टर्न्स दैट इज NS इज इक्वल टू NP, तो दैट वोल्टेज इज स्टेप डाउन स्टेप अप। देखो अगर NS का वैल्यू ना, अगर प्राइमरी का वोल्टेज क्या है, प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी से, प्राइमरी का वोल्टेज ना सेकेंडरी से ज़्यादा है, अगर ये सेकेंडरी का वोल्टेज ना, एक मिनट, स्टेप अप हो रहा है ना, NP प्राइमरी का वोल्टेज ना सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा, मतलब सेकेंडरी स्टेप इधर का वोल्टेज ज़्यादा हो गया इधर से, तो प्राइमरी का वोल्टेज अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा है तो ये स्टेप अप है, ये स्टेप अप हो रहा है, मतलब वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज जब बढ़ रहा है तो स्टेप अप हो गया, अगर आउटपुट वोल्टेज कम जाएगा जैसे कि VS का वैल्यू ना, इस केस में VS का वैल्यू भी ग्रेटर होगा। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हाउएवर इन दिस अरेंजमेंट देयर इज अ लेस करंट इन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी। अपने पास इस केस में क्या होगा कि NP बाई NS इज इक्वल टू लेसर देन 1, तो IS इज सेकेंडरी करंट इज प्राइमरी करंट इज ग्रेटर देन सेकेंडरी। फॉर द एग्जांपल द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 100 टर्न्स, अगर प्राइमरी कॉइल ऑफ अगर NP का वैल्यू अगर 100 लोगे, 100 टर्न्स लोगे, देखो ये सब डिटेल में देखना है तो मेरे इलेक्ट्रिकल के चैनल पे, इलेक्ट्रिकल्स वाले में ना, इसी चैनल पे ना इलेक्ट्रिकल्स के वीडियोस देखो, इलेक्ट्रिकल्स के रिलेटेड, उस पर ट्रांसफार्मर भी अपलोडेड हो जाएगा, उस पर देखो काफ़ी कुछ मैंने डिटेल में का देखना है। तो NP इज अ प्राइमरी टर्न्स इज, नहीं तो अदरवाइज तो यहाँ पे काफ़ी मैं बता ही रहा हूँ।
NP the primary coil of the transformer is 100 टर्न्स एंड द सेकेंडरी coil is NS is 200 टर्न्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या होगा, अगर तुम NP/NS निकालोगे, NP/NS निकालोगे तो क्या हो जाएगा, NP/NS क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 1/2। 100 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई दैट इज़ 1/2। ये तुम्हारे पास 1/2 आ जाता, ठीक है। 1/2 यही है 1/2। तो दस द वैल्यू ऑफ द 200 वोल्ट, अगर 200 वोल्ट है इनपुट, तो अपने पास अगर देखोगे, अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज लगा दोगे 200 वोल्ट का, 200 वोल्टेज अगर वोल्ट अप्लाई करोगे VS में, प्राइमरी में इनपुट वोल्ट VS, और प्राइमरी करंट ना क्या करोगे, प्राइमरी करंट तुम्हारे पास जो सोर्स वोल्टेज और प्राइमरी करंट जो है वह प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज लिख लो, यहाँ पे PE लिख लो। प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट जो है तो तुम्हारे पास 10 एम्पियर का है। तो जब इसको फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट, तो तुम्हारे पास स्टेप अप करके इतना वोल्टेज और इतना करंट एम्पियर देगा। तो सेकेंडरी का करंट देखोगे तो ES इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करके देखना तो तुम्हारे पास आ जाएगा, नहीं तो बोलोगे तो मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ। 440 वोल्ट आ जाएगा, और मैं बता ही देता हूँ 440 वोल्ट, और करंट तुम्हारे पास 0.5 एम्पियर 5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। 5 एम्पियर से 5, देखो मैं बताता हूँ कैसे आता है, एक बार फोकस करो, ठीक है। क्या हुआ, NP/NS इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास ये वैल्यू क्या होता है, हम इसको लिख सकते थे VP/VS, कोई दिक्कत। हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए, सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए तो मेरे पास क्या चाहिए, हमने सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए तो इसको VS को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाता है NS/NP, मतलब क्या हो जाता है NS/NP मतलब 2 इंटू मल्टीपल ऑफ VP। तो VP का वैल्यू क्या है 220 वोल्ट, तो ये 440 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखो करंट क्या होता है, करंट का देखो, करंट क्या होता है IP/IS, IS बाई हमारे पास क्या निकालना था, सेकेंडरी का करंट निकालना था, हम इसको लिखते हैं IS/IP, यही होता है IS/IP। तो अब IS/IP निकालोगे तो IS का वैल्यू क्या था, IS का प्राइमरी का करंट दे रखा है, और तुम्हारे पास IS सेकेंडरी का करंट निकालना है, क्योंकि ये ना उल्टा हो जाता है। तो प्राइमरी इधर मल्टीपल करो तो 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ 10 एम्पियर, तो 5 एम्पियर आ जाता, तो ये तुम्हारे पास 5 एम्पियर आ जाता। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करना, फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं वहाँ से हेल्प करूँगा, ठीक है। फिर भी मैं बता दिया सब कुछ। अब इन द सेकेंडरी कॉइल्स में अगर देखोगे तो लेसर टर्न होता है NSV/NP, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम अगर बात करते हैं तो सेम जस्ट पलट जाएगा, क्या होता है स्टेप डाउन में ना, स्टेप डाउन में तुम्हारे पास प्राइमरी NS का वैल्यू कम जाएगा, सेकेंडरी का ना आउटपुट वोल्टेज आउटपुट सेकेंडरी का टर्न्स ना कम होता है, NP का टर्न्स ज़्यादा होता है, प्राइमरी का टर्न्स ज़्यादा होता है, तो ये स्टेप डाउन की तरह ये स्टेप डाउन हो जाता है। वी हैव स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो VS VP सब पलट जाएगा, दैट इज़ द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दैट रिड्यूस एंड द करंट इज इंक्रीज। इसमें क्या होता है कि स्टेप डाउन में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और करंट हमारा इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे करंट क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था, लेकिन वोल्टेज इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा, वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज करेगा, लेकिन करंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफर। द इक्वेशन एबव इज अप्लाई द आइडियल ट्रांसफॉर्मर विदाउट एनर्जी लॉसेस। इस एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में देखोगे तो एनर्जी का लॉसेस होता है, और उस लॉसेस के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर के बारे में यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन आपको अगर बहुत सारा डिटेल पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो ट्रांसफॉर्मर मेरे चैनल से। मेरे चैनल पर ट्रांसफॉर्मर के भी बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है, और उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे इंजीनियरिंग फील्ड की है। आप इस पर फोकस करो, सिर्फ इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो आप ना कुछ लॉसेस की बात बता देता हूँ कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस अवेलेबल होते हैं। देखो ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस कितने हो सकते हैं, तो ये अपने पास ट्रांसफार्मर का कोर होता है, और इस कोर में ना लैमिनेशंस, ये अपने पास क्या है, वाइंडिंग है, ठीक है। तो देखो वाइंडिंग लॉस, वाइंडिंग में कॉपर लॉस होता है, ठीक है। एक तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कॉपर लॉस होता है, एक एक्चुअल ट्रांसफार्मर देखोगे ना, तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर का ये इक्विवेलेंट सर्किट होता है। 1 मिनट, थोड़ा सा और अच्छे से बना दूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो ये अपने पास ना एक्चुअल ट्रांसफार्मर का ना, ये अपने पास एक कोर ब्रांच आता है, जो कि इसमें कोर लॉस, और ये इस कोर लॉस को ही आयरन लॉस बोलते हैं। ये अपने पास मैग्नेटाइजिंग ब्रांच होता है, और ये इस तरीके का होता है, ये और ये अपने पास इस तरीके का, ठीक है। और ये अपने पास सेकेंडरी का लीकेज रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस हो जाता है, और ये अपने पास कोई लोड से कनेक्टिंग है, तो ये अपने पास एक लोड हो जाएगा, कोई लोड जो भी हो, इंडक्टर लोड हो, कैपेसिटर लोड हो, या लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रेसिस्टेंस, ये लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रेसिस्टेंस, ठीक ना। ये प्राइमरी और सेकेंडरी का ये अपने पास ना कोर ब्रांच होता है, जिसमें आयरन लॉस होता है, जिस आयरन लॉस में ही अपने पास आयरन लॉस इज इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉस ID करंट लॉस होता है, ठीक ना। ये आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस ब्रांच है, जिस आयरन लॉस में हम लोग बोलते हैं कि ये हिस्टेरेसिस लॉस प्लस ED करंट लॉस का समेशन होता है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले फ्लक्स लीकेज, तो फ्लक्स लीकेज देखोगे तो वी ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज, क्या कि सब कुछ ना कुछ क्या है कि हम कुछ ना कुछ फ्लक्स तो लीक करेंगे। जब हम ये बात कर रहे थे यहाँ पे
ये सारे के सारे यहाँ पे फ्लक्स क्या कर रहे थे, प्राइमरी वाइंडिंग के जो फ्लक्स हो रहे थे वो सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में देखोगे तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ क्या होगा, फ्लक्स लीक करेगा। सारे के सारे फ्लक्स क्या करेंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी तक नहीं पहुँचेंगे ड्यू टू द पुअर डिजाइन ऑफ द कोर का डिजाइनिंग की वजह से और एयर गैप कोर में अवेलेबल होने के कारण। इट कैन बी रिड्यूस बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको रिड्यूस कर सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग वाइल्स वन ओवर अदर, एक दूसरे पे एक के दूसरे पे रख के ना हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग के पे ना रख के क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। रेसिस्टेंस इन द वाइंडिंग की बात करोगे तो क्या है, वाइंडिंग है सम रेसिस्टेंस। तो इस वाइंडिंग के पास क्या है कि इस वाइंडिंग में भी क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग अगर ये है प्राइमरी वाइंडिंग, इसके भी कुछ रेसिस्टेंस होंगे और इसके भी सेकेंडरी वाइंडिंग के भी कुछ रेसिस्टेंस होंगे। तो ये रेसिस्टेंस ही तुम्हारे पास जो लीकेज रिएक्टेंस और लीकेज रेसिस्टेंस की तरह जा रहा है, ये लीकेज रेसिस्टेंस रिएक्टेंस। तो ये वाइंडिंग क्या करेगा, ये लॉसेस की तरह काम करेगा। तो इसको बोलते हैं कॉपर लॉस। इसको ना हम लोग कॉपर लॉस के नाम से भी बोलते हैं, इसको कॉपर लॉस के नाम से भी बोलते हैं, इसको कॉपर लॉस, ठीक है। इसी को कॉपर लॉस भी बोला जाता है। ये दोनों कॉपर लॉस की तरह हो गया। ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस मेरे आयरन लॉस की वजह से होता है। तो ट्रांसफार्मर में दो लॉस होता है, एक तो कॉपर लॉस इस यहाँ पे कॉपर लॉस, और ये तुम्हारे पास वाइंडिंग के रेसिस्टेंस की वजह से, और ये तुम्हारे पास क्या है, एक तुम्हारे पास आयरन लॉस हो जाता है जो कि नो लोड लॉस होता है, इसी को नो लोड लॉस बोलते हैं। और ये तुम्हारे पास कोर लॉस के ब्रांच के कोर लॉस की वजह से होता है, कोर में जो लॉसेस होता है उसके वजह से, इसी को कोर लॉस ब्रांच भी बोलते हैं और इसको कोर लॉस लॉसेस बोलते हैं। इसमें जो हिस्टेरिसिस लॉस, इसी को कोर लॉस, इसी को आयरन लॉस और इसी को ईडी करंट लॉस, सम ऑफ द कोर लॉस, सम ऑफ ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं कोर लॉस या आयरन लॉस को। तो सम ऑफ हिस्टेरिसिस प्लस ईडी करंट लॉस दैट इज कॉल्ड आयरन लॉस। ये तो मैग्नेटाइजेशन देखोगे तो ये ईडी करंट लॉस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस द ईडी करंट लॉस द आयरन कोर दैट कॉज द हीटिंग दिस इफेक्ट द हैविंग द लैमिनेटेड। इसको अगर इसको रिड्यूस करना है तो लैमिनेशन कर दो, कोर का अच्छे से लैमिनेशन करोगे तो ईडी करंट लॉस रिड्यूस करता है। हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो रिपीटेडली क्या होता है, रिवर्स जो होता है ना, इट इज़ रिवर्स द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक दूसरे कोर के अंदर रिपीटली क्या होता है, रिपीटेडली रिवर्स हो जाता है। इसके वजह से एनर्जी का ना कोर इज अपेयर दैट हीट हीट वहाँ पे जनरेट होता है और मिनिमम बाय यूजिंग द मैग्नेटिक दैट इज लो हिस्टेरिसिस लॉस। तो यहाँ पे अगर हिस्टेरिसिस लॉस को और अच्छे से जानना चाहोगे ना, तो आप चाहोगे तो इलेक्ट्रिकल बेसिक एक मेरे चैनल पे ना इलेक्ट्रिकल का ना मैग्नेटिक सर्किट्स का एक लेक्चर अवेलेबल है जिसमें हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में मैंने काफ़ी अच्छा बताया। वहाँ से जाकर देखोगे तो हिस्टेरिसिस लॉस जो BH कर्व बना के काफ़ी अच्छा से अगर डीप में जानना है और समझना है तो वहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज़ आपको 12 तक देखना है तो फिर ठीक है। द लार्ज स्केल इज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इज डन बाय द स्टेप ट्रांसफार्मर। क्या होता है ना कि जनरेटिंग स्टेशन से अगर देखोगे तो वहाँ से तो सिर्फ 11 kV क्या होता है कि जनरेट होता है, लेकिन उस 11 kV से क्या हो रहा है, हमारे घर तक क्या हो रहा है, वहाँ से 440 kV 440 220 kV, तो ये 420 kV तक अपने घर तक आता है। तो ये सब क्या कर रहा है, स्टेप डाउन करके स्टेप अप करके सबसे पहले जनरेटर से स्टेप अप करते हैं और करंट रिड्यूस करते हैं, तो I2R लॉस कम हो जाता है, कट डाउन, देन फॉर दे ट्रांसमिट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। इससे क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसमिट करते हैं सब स्टेशन तक नियर द कंज्यूमर, देन द वोल्टेज, फिर स्टेप डाउन करके क्या करते हैं, स्टेप डाउन करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन से सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग सब स्टेशन से क्या करते हैं उसको, या यूटिलिटी पोल्स बिफोर द पावर सप्लाई 220 वोल्ट। ऐसा होता है 440 वोल्ट, ये अपने पास 440 वोल्ट आया, 11 kV से हम लोग क्या करते हैं ना, ये 11 kV जनरेट किया, फिर 440 वोल्ट हम लोग 440 वोल्ट लेते हैं, स्टेप अप करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, फिर हम 220 वोल्ट 220 किलो वोल्ट, ये ना 440 किलो वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेप अप करके ले लेते हैं, फिर 220 किलो वोल्ट ये लेते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं ना 33 kV 120 33 kV, तो ये आ जाता है 11 kVA 11 kVA 11 kVA, फिर 11 kVA से 440 kV। इस तरीके से ना हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते चलते जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन अपने पास जो होता है, जो सबसे घर के पास दिखेगा ना, वो क्या करता है 33 kVA 11 kVA से ना से 440 kVA तक ट्रांसफार्मर को पहुंचाता है। जो हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है वो 440 वोल्ट का होता है, वो 11 kVA नहीं 11 kVA से फिर से 11 kVA पे आता है और ये 440 वोल्ट पे पहुंचाता है। फिर 440 वोल्ट से हम लोग क्या लेते हैं 230 वोल्ट या 240 वोल्ट के अपने घर तक रीच करता है। तो हमारे घर में जो सप्लाई होता है वो 230 वोल्ट, इसको ना घर का सप्लाई 240 नहीं होता है, यहाँ पे 220 ही लिखा जाता है, 220 वोल्ट लिखा है, NCERT कहीं पे लिखा है 230 लिखा है 240 लिखा है, ठीक ना। तो ये फ्रीक्वेंसी या 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे घर तक सप्लाई आता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है ना कि हम पूरा चैप्टर्स को कवर कर लिए, ठीक है। और कुछ अगर अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानना हो तो आप हमको कमेंट करो, मैं उसमें भी बताऊँगा, ठीक है। और कुछ रह गया है
मुझे नहीं लगता है कुछ रह गया, मैंने काफ़ी अच्छा बताया एनसीईआरटी से। तो आप एक बार गो थ्रू करो और इन्जॉय करो इस लेक्चर को, अल्टरनेटिंग करंट को। आई गारंटीड कि काफ़ी मज़ा आ जाएगा। फिर इसके पढ़ने के बाद आप कहीं भी पढ़ा सकते हो, ऐसा फीलिंग आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।